किंतु जब प्रोफेशन की बात आएगी तो सवालों में कोई गुंजाइश हम नहीं छोड़ेंगे, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। हम सेटल करें। क्या जरूरत थी आपको जाने की, आपका समाज था। चार्जशीट में ये भी लिखा है कि देवेंद्र यादव को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। जो डॉक्टर है उसको पेंटर बनाकर जेल में भेज दिया गया। इसको लगा, उसको पीटा, बोला देवेंद्र यादव का नाम लो। जिस समय आगजनी हो रही थी जी, एग्जैक्ट उस टाइम पे हाँ, आप कहाँ थे? देवेंद्र को क्यों डाला गया, ये एक दिन की कहानी नहीं है। इसके पीछे है ना पिछले 6 महीने को आपको देखना पड़ेगा। फिर मन से बहुत तोड़ा, रुलाया भी। जो जेल का आपका कमरा होता है उसको 7 बजे लॉक कर देते हैं। आपको क्या दिक्कत थी? बाहर तो चर्चा ये थी कि विधायकों को खूब व्यवस्था मिलती है, अंदर फ्रिज मिलता है, गद्दा मिलता है, बढ़िया सोफा रहता है बैठने के लिए। सेल एक्चुअली क्या होता है, वो है ना फांसी जिनको देनी रहती है उनके लिए सेल बनाया। वो बार बार पूछता था पापा कहाँ हैं, तो बोलते थे पापा काम पे गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा गए हैं। मंच से नाम लिया कि हमारे विधायक जी भी हैं, लेकिन मैं तो बंदी था ना, विधायक थोड़े ना था जेल के अंदर। मुलाकात आई तो मेरे पास बिस्किट और नमकीन आया। मैं नमकीन लेके उसके पास गया, मतलब भाई नमकीन, तो वो नहीं ले रहा था। मतलब भाई नमकीन। वहाँ पे ये नहीं बोलते हैं कि खाना आ गया, ये बोलते हैं कह दी कि चारा आ गया। गार्ड लगा देते, जाके ऑपरेशन करा लेता, उन्हीं के अस्पताल में करा रहा था। गाना सुने आप वाला, बलौदा बाजार के घटना इतिहास बना। और मैं कोई सवाल कर सकता हूँ आपसे? मेरे से क्यों सवाल करोगे? अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सीजी बॉक्स को तो कर लीजिए। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरे साथ देवेंद्र यादव हैं। देवेंद्र यादव भिलाई से विधायक हैं, दूसरी बार के भिलाई के महापौर रह चुके हैं। इन दिनों इस बात को लेकर चर्चा में है कि एक समाज के आंदोलन में बलौदाबाजार जिले के कलेक्टोरेट परिसर के बाहरी आवरण को और गाड़ियों को जला दिया गया था। उसके बाद समाज के 180 से अधिक लोगों को जेल दाखिल किया गया। इस बीच एक नाम की बड़ी चर्चा रही कि देवेंद्र यादव जो उस आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उन्हें भी, अब इसे पॉलिटिकली कहा जाए, प्रशासनिक कहा जाए, निष्पक्ष कहा जाए, लेकिन देवेंद्र को 6 महीने की जेल इस प्रकरण को लेकर काटनी पड़ी है। तो उनसे बातचीत करेंगे जेल के अनुभव के संदर्भ में और उस घटनाक्रम के संदर्भ में। देवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है सीजी बॉक्स में आपका। नमस्कार अमोरा साहब। हम तो आपके पुराने फैन हैं। आपकी जो पत्रकारिता है उसको हमने करीब से देखा है और अनुभव किया है। हमारी जो छात्र जीवन का संघर्ष जब शुरू हुआ तो आप भी उस समय उभरते हुए सितारे के रूप में छत्तीसगढ़ में चमक रहे थे, तो हम देखते थे। और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपके साथ इस तरीके से आज हमको सीजी बॉक्स में रूबरू होने का मौका मिल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि देवेंद्र पॉलिटिशियन बन चुके हैं। इंटरव्यू के पहले अगर कोई जीभ में शहद लगाकर बातचीत करे तो आप समझ जाइए कि वो पॉलिटिशियन है और इसका कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे सवालों पर। लेकिन हमारा तो कर्तव्य बनता है ना कि हम आप व्यक्तिगत रूप से आप हमारे छोटे भाई हैं, किंतु जब प्रोफेशन की बात आएगी तो सवालों में कोई गुंजाइश हम नहीं छोड़ेंगे, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। हम सेटल करें कि नहीं आपको पहले? नहीं, बिल्कुल प्रयास कर रहे थे हम, और क्या। चलिए सवाल शुरू करते हैं। घटनाक्रम जिसके संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या जरूरत थी आपको जाने की, आपका समाज था? देखिए ऐसा है, मैं सतनामी समाज के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। सतनामी समाज ही नहीं, एक पंथ है, एक विचार है। मन के एक समान का विचार है, सतनाम का विचार है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जो कथन है उसी के स्वरूप का ये छत्तीसगढ़ है। उसी के स्वरूप में ये छत्तीसगढ़ चलता है। यहाँ की आम जनता की आवो हवा भी वैसी है, प्यार करने वाली है। तो निश्चित रूप से समाज के साथ इतना बड़ा विषय था, भावनात्मक रूप से लोग दुखी थे। मुझे भी संपर्क आया कुछ साथियों का, तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वहाँ गया और मैंने सही बात कही, जिस पे सरकार कहीं ना कहीं अपने चश्मे से देख रही थी। वो देखना नहीं चाह रही थी कि लोगों की भावनाएं आहत है। वो उस पर केवल और केवल मुद्दों को खत्म करने। तो उस समाज के पास लड़ने के लिए लीडर थे, उनके समाज के एक नेता जो है विधायक हैं इस समय, एक जो है पूर्व मंत्री हैं, वो लोग गुरु हैं उस समाज के। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है और वो लोग लड़ते दिखाई पड़ रहे थे। भिलाई के विधायक को लड़ने की क्या जरूरत है? मेरा नैतिक कर्तव्य है छत्तीसगढ़ के आम जनता और छत्तीसगढ़ से किसी भी कोने से अगर मुझे कोई पुकारेगा
कि भाई आपको यहाँ पे खड़े रहना है, तो मैं जाऊँगा। और मुझे लगता है कि मैंने एकदम ठीक किया। और लीड तो समाज के नेता ही कर रहे थे, हम तो केवल और केवल अपनी सहभागिता, अपना समर्थन देने आए थे कि ऐसा नहीं है कि सतनामी समाज के लिए आज दुख की घड़ी है तो यादव समाज का बच्चा उनके साथ नहीं खड़े होगा। हम भी बाबा को मानने वाले लोग हैं, उनकी वाणी को मानने वाले लोग हैं, मन के एक समान को समझने वाले लोग हैं, तो उस आधार से चलते हैं। अजीत जोगी की मृत्यु के बाद एक वैक्यूम है, उसको भरने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं आप तो अजीत जोगी बनना नहीं चाह रहे। देखिए, ऐसा है कि अजीत जोगी जी बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं छत्तीसगढ़, लेकिन सतनामी समाज उनको अपना मानता था। सतनामी समाज के साथ उनका बेहद प्रेम लगाव था। और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक वैक्यूम को भर देने जितनी शक्ति वो वैक्यूम को भरते हैं लोग, आम लोग भरते हैं, समाज के लोग भरते हैं। मुझे लगता है मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे तो अभी अपने कामों पे ध्यान देना चाहिए और लोगों की सेवा पे ध्यान देना चाहिए, उनकी आवाज़ बनने पे ध्यान देना चाहिए। चार्जशीट में ये कहा गया है कि देवेंद्र यादव उस आंदोलन के पहले सतनामी समाज के लोगों से अपने घर में मुलाकात किए, उनको आर्थिक रूप से सहयोग भी किए। हाँ, किए थे। देखो, ऐसा है, चार्जशीट में ये भी लिखा है कि देवेंद्र यादव को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। तो मैं वो पुलिस के जो भी चार्जशीट बनाए लोग हैं उसको देख के बड़ा मैं पढ़ा, क्या है, जेल में काम कर, वैसे भी समय काटना सबसे महत्वपूर्ण था। किसी भी तरह आपका समय कट जाए, तो जितने भी केसेस की फाइल थी सब मंगा के उसमें 300-400 पन्ने के सबको एक एक पन्ना हम पढ़ते थे। तो देख के बड़ी हंसी आई। एक बढ़िया समझ लीजिए घटनाक्रम लिखा हुआ है, एक पिक्चर बनाई गई है पुलिस के द्वारा, उसमें ये लिखा गया है कि देवेंद्र यादव ने लोगों को आश्वस्त किया कि कोई मदद चाहिए तो मुझसे ले लीजिए, मैं आर्थिक रूप से भी मदद करूंगा। लेकिन उसमें कोई सबूत नहीं है कि देवेंद्र ने किसी को आर्थिक रूप से मदद की। उसने कहा, देवेंद्र यादव ने लोगों को कहा आप अच्छा प्रदर्शन कीजिए। वहीं दूसरी तरफ ये भी लिखते हैं कि देवेंद्र को स्टेज पे भी नहीं चढ़ने दिया। तो उनकी जो फाइल है, उनकी फाइलिंग है चार्जशीट, उसी में विरोधाभास है। आप देखेंगे एक मजाक हुआ है, सरकार, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने की जगह जिन लोगों ने भी वहाँ पर आगजनी की, उसके जगह अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को ज़्यादा प्राथमिकता दी, जिसके कारण सरकार को आज सहना पड़ रहा है। निर्दोष लोग उसमें जेल पे गए, ऐसे लोग जेल पे गए जिनको किसी, जो डॉक्टर है उसको पेंटर बनाकर जेल में भेज दिया गया। जो ऐसे व्यक्ति, कई व्यक्तियों को जानता हूँ मैं, जो बलौदाबाजार उस दिन आए ही नहीं थे, यंग लड़के हमारे साथ जेल में थे, बलौदाबाजार आए ही नहीं थे, सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा था, उसके आधार पर उनको डाल दिया। ऐसे लोग थे जिनसे वहां पर साफ सफाई करवाई गई, मजदूर के रूप में काम कराया गया। जब मलबा जल गया उसके बाद 5-7 दिन वहां की सफाई में जो लोग लगे थे उनमें से भी आरोपी बनाकर डाल दिया। 66-65 साल के बुजुर्ग को भी आरोपी बना के डाल दिया कि इसने आगजनी की थी। भाई वो व्यक्ति, अगर समझिए जब आगजनी हो रही थी वहां पर 4000 लोग खड़े हैं, तो जो उनको इंटरेस्ट था जिस पे कि हाँ इसकी आवाज़ दबानी है, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और जिनको उनको छोड़ना था कि नहीं हमारे से जुड़े हैं, तो इनको छोड़ दिया। देवेंद्र यादव ने वहाँ खड़ी हुई भीड़ को भड़काया और देवेंद्र यादव के भड़काने के बाद भीड़ उग्र हुई। देवेंद्र यादव ने उस भीड़ को रोकने का प्रयास भी नहीं किया, ये भी आपके चार्जशीट में लिखा है। तो वही तो सवाल है। देवेंद्र यादव, आप बोल रहे हैं एक तरफ चार्जशीट में कि उसको स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया, तो देवेंद्र यादव भड़काएगा कैसे? इसीलिए तो चार्जशीट में ये भी लिखा है कि देवेंद्र यादव को मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया, इससे वो गुस्साए, उनको अपमानित महसूस हुआ, इसके बाद उन्होंने भीड़ को भड़काया। तो अगर उनको ये लगता है कि मैं 20,000 लोगों को खड़े होकर एक जगह पे इतना उकसा सकता हूँ, तो वही अद्भुत लोग होंगे यार। देखिए, आरोप लगाना और सच्चाई होना, मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, इस चैनल पे, सीजी बॉक्स पे, इस केस में अभी जमानत हमको मिली है, ये केस क्वैश होगा। मैं न्यायपालिका में इसके लिए आगे बढ़ रहा हूँ, आपको पहली बार ये बात बोल रहा हूँ, मैं इसकी क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ये केस बनता नहीं है, ये आज तक की हिस्ट्री का सबसे ब्लंडर केस पुलिस प्रशासन द्वारा बनाया गया। 185 लोग लगभग जो जेल में थे, उनमें से मैं बोलूँगा लगभग लोगों का कोई लेना ही देना नहीं था।
ना वो स्टेज पे गए, ना भाषण दिए, ना उन्होंने तोड़ फोड़ की, बेचारे आए, कार्यक्रम में सम्मिलित रहे, इन्होंने डंडे मार के उनको अंदर कर दिया, जिसको लगा उसको पीटा, बोला देवेंद्र यादव का नाम लो। वहाँ बलौदा बाजार जेल में लोगों को इतना पीटा गया है और लो दिया गया है कि भाई आप देवेंद्र का नाम ले लीजिए, आपको हम इस केस से निकाल देंगे। तो इस तरीके से तो प्रशासनिक कार्रवाई चली है। और मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, सच को सामने में आने में समय लगता है, कुछ समय में आप देख लीजिएगा ये केस क्वैश होगा, ये केस बनता ही नहीं है मेरे ऊपर। जिस समय आगजनी हो रही थी जी, एग्जैक्ट उस टाइम पे हाँ, आप कहाँ थे? देखिए आगजनी की खबर जब आई तो मैं उस समय रायगढ़ में था। कब शुरू हुई ये मुझे पता नहीं। मैं तो 2 बजे के तकरीबन वहाँ आया था और 2:15 को लगभग मैं निकल गया था, जो चार्जशीट में भी है कि 10-15 मिनट के लिए आया। आप वहाँ के एक मौजूद लड़के से लगातार फोन में बातचीत कर रहे थे, अपडेट ले रहे थे, तो उसके ठीक से जला कि नहीं जला, हाँ। ये भी चार्जशीट में लिखा है। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ भी चार्जशीट में नहीं लिखा। चार्जशीट में ये लिखा है, आप बातचीत कर रहे थे वहाँ के लोगों से जिनसे आप पहले बात किए थे? चार्जशीट में ये लिखा है कि मैं वहाँ के लोगों से संपर्क में था, हाँ। लेकिन उसके कोई सबूत नहीं है, केवल लिखा है, एक मनगढ़ंत स्टोरी लिखी है। जब भी न्यायपालिका चलती है सबूतों पे, गवाहों पे, ना इनके पास सबूत है। वहाँ कोई जिलाध्यक्ष था यूथ कांग्रेस के साथ बात कर रहे थे? जी, वो उससे मैंने बात की थी कि मैं आने वाला हूँ शैलेंद्र बंजारे से, कल आऊँगा। वो मेरा स्वागत भी किया, मेरे साथ भी गया। उन लोगों को भी, निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया, क्योंकि इनको देवेंद्र को जेल के अंदर डालना था। देखो देवेंद्र को क्यों डाला गया, ये एक दिन की कहानी नहीं है, इसके पीछे ना पिछले 6 महीने को आपको देखना पड़ेगा। कैसे हमने हर विषय को विधानसभा सत्र में मजबूती से उठाने लग गए। साधराम यादव हत्याकांड आपको याद होगा, उसमें कितनी मजबूती से हम लोगों ने बात रखी। उसके बाद क्रमवार चीजें चलती चलती वहां तक पहुंच गई। और जो एक पॉलिटिकल फेलियर बीजेपी सरकार का था, उनको प्रशासनिक फेलियर को प्रशासनिक रूप से हैंडल करना था, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल फेलियर भी कर दिया निर्दोष लोग को जेल में अंदर डालकर। और वो निर्दोषों को जेल में अंदर डालने से प्रदेश के अंदर आक्रोश, गुस्सा बीजेपी के खिलाफ आया और निर्दोषों के लिए सहानुभूति आई। ईडी से टपके छत्तीसगढ़ पुलिस पर अटके जैसी स्थिति हो गई आपके सामने। क्या करें, मुझे लगता है कि छोटी सी उम्र में ये समय मुझे बहुत सारे अनुभव देना चाहता है, इसलिए ये सारी उठापटक जीवन में हुए और होते जा रहे हैं। मैं यही कहूँगा, बुरे से बुरा वक्त और अच्छे से अच्छा वक्त दोनों कट जाते हैं समभाव से। तो मेरे इस छोटे से जीवन में, राजनीतिक अनुभव में, समभाव में रहना मुझे सिखाया। भले वो ऊंचाइयां हों, जब आप नए नए विधायक बने हों, आपकी सरकार हो और लोगों का आपके प्रति आकर्षण हो कि आप सरकार में कुछ काम करा सकते हैं, या वो समय हो जब जेल की काल कोठरी में आप बंद तन्हा अकेले हो, जब कोई पूछने वाला ना हो। तो हर एक समय आपको मजबूत करता है, आपको उसको जीना आना चाहिए। आपके जेल जाने के बाद आपको लगता है आपके पार्टी के नेता दुखी थे? हाँ, सबका स्नेह मेरे साथ रहा, निरंतर मेरे परिवार से सब लोग जुड़े रहे, मुझसे मिलने कई बार आए। बहुत से नेताओं ने यह भी कहा कि अच्छा वो बहुत तेज चल रहा था। देखिए, ऐसा है कि राजनीति है, राजनीति में आप ये बातों में अगर हम फंसेंगे तो हम फंसे रहेंगे। हमको क्योंकि देवेंद्र यादव मेयर बने, हाँ, देवेंद्र यादव विधायक हो गए, अच्छा खासा विधायक ही चल रहा था, चले गए चुनाव लड़ने। हाँ, उसके बाद जो हुआ वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के स्नेही लोगों में आपका नाम आ जाना। अब राज्य के जिन नेताओं के भरोसे आप राहुल गांधी से मुलाकात करते थे, अब आपकी सीधे मुलाकात होने लग गई राहुल गांधी से, तो मन में तो टीस आएगा ना, भाई हमारा बच्चा बड़ा हो गया है। देखो, ऐसा है, हमारा जो कांग्रेस परिवार है और जिन नेताओं का सानिध्य मुझे मिला है मेरे जीवन में, उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और अवसर दिए। और राजनीति में इस तरीके की चर्चाएं हमेशा गर्म रहती है, लेकिन मैं इससे बढ़कर आपको बात कहूँगा, अगर आज मैं कहीं पर भी किसी के भी संपर्क में हूँ तो इसमें मेरे सभी यहाँ के वरिष्ठ नेताओं का स्नेह आशीर्वाद रहा है। और मैं जानता हूँ मेरे दुख को में सब लोगों ने जो मेरा सहयोग किया है, मेरी मदद की है, मैं उसको जानता हूँ। मीडिया और लोगों की चर्चा, कौन कौन नेता पर्सनल मिलने आया आपसे? एक मुलाकात होती है जेलर के कमरे वाली, जो वीक में 1 दिन होती है ना? कौन कौन राज्य के बड़े नेता आपको लगता है मिलेगा? आदरणीय भूपेश बघेल जी आए, 2 बार आए, चरणदास महंत जी आए, TS बाबा साहब आए, सचिन पायलट जी आए, दीपक वैद्य जी 3 बार आए,
और शिव डहरिया जी आए, सब लोग आए, सभी चलिए, लोग। क्या बात करते थे आके? कैसे हो पूछते थे, मैं बोलता था कि आनंद में हो। ये जो ये जो कारावास है उसको मैं एकांतवास के रूप में स्वीकारा है मैंने। एकांतवास में जो तपस्या हो हाँ, सकती ये है, अच्छा, अध्ययन हो सकता मैं है, मैं उसको दर्शकों को एक बात बता रहा हूँ। भूपेश बघेल जन्मदिन कब पड़ता है? 23 अगस्त। 23 अगस्त के दिन आप और हम यहाँ के एसपी के कार्यालय के सामने से टहल रहे थे, और क्या हालचाल, क्या विचार। उस दिन देवेंद्र यादव ने मुझसे कहा था कि भैया एकांत चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए ना, मतलब राजनीति भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होना है और खुद सोचना है मुझे क्या करना है। ये 17 अगस्त के पहले की बात है, उनके जन्मदिन के 10-12 दिन पहले की बात है। नहीं, जन्मदिन के दिन की बात है, ऐसा पर्टिकुलर मुझे याद है। नहीं, मैं इस बार जन्मदिन में था नहीं ना उनके। हाँ, जन्मदिन में नहीं था उनके, तो ये उसके पहले की बात है। हरेली के दिन की बात है हाँ, क्या? शायद हरेली के दिन के त्योहार के दिन की बात है। हाँ। अपन आपने मुझसे पूछा था कि तुम क्या सोचते हो, बिलासपुर लोकसभा चुनाव लड़ लिया तुमने, भिलाई से भी तुम जीते हो, तुम्हारा क्या विचार है, राजनीति को किस तरीके से आप देखते हो? तो मैंने आपको ये कहा था कि मैं अभी चाहता हूँ कि कुछ समय एकांत में बिताऊं और अपने आने वाले समय को समझूं कि किस नीति पे मुझे चलना चाहिए। एक बाबा बोले थे, मैं तिहाड़ के ऊपर हेलीकॉप्टर घुमा के देखता हूँ, कभी आना पड़ा तो क्या होगा। तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस रूप में भी समय ने मुझे जेल के अंदर भेजा, वो उस समय ने मुझे पहले बहुत उत्साहित किया, फिर मन से बहुत तोड़ा, रुलाया भी, लेकिन एक गजब का जज्बा भी पैदा किया कि ज़िंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये ज़िंदगी की शुरुआत है। ये भी समझाया कि समय, देवेंद्र ज़िंदगी यादव बहुत लंबी है, समय बहुत लंबा है। ये कुछ महीने तुम्हारी ज़िंदगी की दास्तां को रोक नहीं सकते, ये कुछ महीने तुम्हें लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने से रोक नहीं सकते, ये कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ साल हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम दिल से जिंदा हो तो बाहर जाके भी जिंदा रहोगे। यही एक भावना थी। देवेंद्र यादव जब जेल के भीतर थे, इन महीनों में कैसे गुजरता था समय? मतलब एक तो होता है कि बहुत तेज भागने वाला देवेंद्र यादव, दिन में भिलाई है, शाम को बिलासपुर है, रायपुर में शाम को मीटिंग कर ले रहा है, ऐसे तेज चलती जिंदगी। वहाँ जाके सब कुछ स्लो, नो मोबाइल फ़ोन, नो कार्यकर्ता, नो दुआ सलाम। ऐसा है कि जेल जब गया था तो काफ़ी शंकाएं थी मन में, और बस एक मन में बात थी कि पढ़ना है, जानना है क्या हुआ, क्या है दुनिया में, ये दुनिया कैसे चल रही है, ये इसकी बड़ी रुचि थी। धर्म क्या है, ये सब की बड़ी रुचि थी। तो सबसे पहले है ना, पहुंचते ही साथ है ना, रामचंद्र गुहा जी की किताबें मिल गई, इतिहासकार। हाँ, तो मैंने रामचंद्र गुहा जी को बहुत पढ़ा। आपके फेवरेट भी हो गए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के बारे में खूब लिखा है। हाँ, नहीं, उनकी लेखिकी का आनंद ही अलग है। उनको पढ़ने, उनके शब्द और उनका जो इस नेचुरल ढंग से वो किसी भी विषय की व्याख्या करते हैं, उसका आनंद ही अलग है। फिर कृष्ण जी को पढ़ा, गीता पढ़ी, फिर नेहरू जी को पढ़ा, विश्व इतिहास को पढ़ा। तो पूरे समय को ऐसा जानने का प्रयास किया। शुरुआती के महीने 2 महीने में ऐसा चला, फिर है ना धीरे धीरे उससे भी मन उब गया, क्योंकि ये जेल के दिन होते हैं ना, ये है ना आपको है ना बार बार तोड़ते हैं। हर 10-15 दिन में आपको ये महसूस कराते हैं कि आप न जाने कब बाहर जाओगे। और ये जो जेल प्रांगण है ना, परिसर जो है, वो ऐसी जगह पे है ना कि आपको है ना ऊंची ऊंची दीवारें दिखती है, रात में फ्लाइट जाती है तो वो फ्लाइट दिखती है, लाइट चमकती हुई। रोज शाम को 7-7:30 बजे ऐसे देखो कि फ्लाइट जा रही है, इसी में बैठ के दिल्ली जाया करता था। फ्लाइट जा रही है, ये भी एक जीवन होता है। दिवाली है, ठीक है, फटाकों की आवाज़ आ रही है, बहुत फटाके फूट रहे हैं, और आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस है, केवल वो फटाके की आवाज़ गूंज रही है। न्यू ईयर है, ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है, बाहर जोश सुनाई दे रहा है। मतलब वो 4 दीवारी, मतलब आपका वो कैंपस रायपुर के सेंटर में, सेंटर में चारों तरफ से आवाज़ें आ रही है, लेकिन आप जहाँ खड़े हो वहाँ शांति है, बहुत शांति है। ठंड है बहुत। जो जेल का आपका कमरा होता है उसको 7 बजे लॉक कर देते हैं। हम कभी कभी जुगाड़ करके कोशिश करते थे 7 से थोड़ा आधा घंटा और रुक जाए, न्यूज़ देख लें उसी बहाने, तो उसको लॉक कर देते हैं। और वो ठंड क्या होती है वो जेल में समझ में आई इस बार। तो
और इसके बाद वो खुला हुआ दरवाजा, ठंडी हवाएं चलती रहती है, तो उसका भी एक अलग अनुभव पैक नहीं, दरवाजा पैक नहीं होता, नहीं वो जो फिल्म में दिखाता जाली वाला जाली दरवाजा। वाला दरवाजा वैसे ही तो होता है। तो आपको क्या दिक्कत थी? बाहर तो चर्चा ये थी कि विधायकों को खूब व्यवस्था मिलती है, अंदर फ्रिज मिलता है, गद्दा मिलता है, बढ़िया सोफा रहता है बैठने के लिए। अच्छा हुआ नहीं मिला ये सब, वरना जीवन को समझ नहीं पाता। अभाव जो होता है ना, वही आपके अंदर प्रभाव डालता है। हाँ, जॉनी को भाव तो कभी रहा ही नहीं। हाँ, तो मतलब अभाव था वो जो अभाव था उसका आनंद अलग था। आपको है ना, आप जब जाओगे तो आपको 3 कंबल देते हैं, इतने पतले पतले कंबल होते हैं। 3 कंबल में 2 कंबल आपको बिछाना है, उसी से आप अपनी तकिया बना सकते हो, ऐसे गोल गोल घुमा के। जो कंबल है, अच्छा, उसके पीछे सामने के पार्ट पे ऐसे गोल घुमा के उसको अपना तकिया बना लो, और एक कंबल देते हैं ओढ़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद जेल का जीवन ऐसा है कि आप एक खीला भी नहीं लगा सकते जिस जगह पे हो आप। लेकिन ठीक है, अपन सोचे कि एक खीला लग सेल मिलता है विधायकों को? हाँ, सेल मिलता है, सेल में रखते हैं। सेल एक्चुअली क्या होता है, वो है ना, फांसी जिनको देनी रहती है उनके लिए सेल बनाया गया है। वहाँ पर फांसी बंदी का कारावास है वो। सेल। तो सबसे ज्यादा जो उपद्रवी, जो कठिन लोग होते हैं उनको सेल दिया जाता है। क्या जिनकी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी है? आप सेफ्टी करके आप जान मार लीजिए आदमी की, सेफ्टी करके, ये भी बात कह सकता हूँ मैं तो। आपको अगर 25-50 लोगों के साथ रखोगे तो आप बात कर पाओगे, अपना दिनचर्या निकाल पाओगे, लेकिन आपको एक ही जगह पे आप बंद कर दोगे। कितना बाई कितना का होता है वो? समझ लीजिए, अब छोटा सा ही रहता है, बहुत छोटा सा ही रहता है। जितना रेस्ट हाउस का बाथरूम होता है उतना बड़ा? वो भी बड़ा होता होगा, रेस्ट हाउस का बाथरूम तो बहुत बड़ा। सरकारी रेस्ट हाउस बड़े बड़े बाथरूम होते हैं ना? बड़े बाथरूम होते हैं, उतना बड़ा नहीं होता, उससे छोटा होता है। छोटा सा ही रहता है, जैसे अपन ये बैठे हैं, 2 चेयर, एक चेयर और लग जाए, बस इतना ही, इतनी सी जगह, और क्या, इतने में सिर्फ सोने की 2 चेयर लग जाए, इतनी जगह। वॉशरूम होता है उसके अंदर? हाँ, उसी के अंदर आपका वॉशरूम रहता है। हाँ। तो ऐसा है भैया कि सेल है ना, आदमी को मन से तोड़ देती है, अकेलेपन से जुझा देती है। उस अकेलेपन से लड़ने के लिए आपके पास रहता है खुद से बात करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रहता, या किताबों में आप खोए रहो। तो इसी तरीके से निकला समय। एक सेल के अंदर ही मैं सुबह भी योगा करता था, शाम को भी एक्सरसाइज करता था, ऐसे कोशिश करता था, 2 बार नहाता था। तो नहाना भी है ना, एक आपका समय काटने का तरीका है कि बढ़िया रगड़ रगड़ के नहाओ, सुबह भी नहाओ, शाम को भी नहाओ, ताकि आपका समय कटे। न्यूज़पेपर को ऐसे हम लोग पढ़ते थे कि मतलब एक एक शब्द पढ़ जाते थे, क्योंकि उसमें भी 1 घंटा निकल जाता है। विज्ञापन भी पढ़ रहे थे? विज्ञापन, क्लासिफाइड विज्ञापन पढ़ रहे हैं। विज्ञापन को भी ध्यान देते थे, अच्छा क्या क्या विज्ञापन आया, राशिफल क्या आया, और इसके बाद उसमें वो जो शब्दकोश होते हैं ना, उसको बनाने में भी काफी समय निकल जाता है, तो वो लगे रहते थे। इस तरीके से समझ आता था। लेकिन अभाव का जीवन है जेल, वहाँ का खाना नहीं, मैं आ रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ। देवेंद्र यादव जब अपन इमेजिन करते हैं, और भिलाई के लोग जॉनी जब इमेजिन करते हैं, तो मोटी मोटी भुजाएं, है ना, मैंने कई आंदोलनों में आपको जवान लड़कों को उठा करके एम्बुलेंस तरफ जाते देखा है। जब देवेंद्र यादव की तस्वीर वहाँ से निकल के आती थी, पतला सा देवेंद्र यादव, जैसे हाथ हिला रहा है लोगों को, मुस्कुरा रहा है, लेकिन दिख रहा है बॉडी पतली हो गई है पूरा। क्या है वो, है ना, समय से अलग अलग चीज़ रही। मैं जब गया ना, तो मैं अपने आप पे काम करना चाहता था जेल के अंदर। मैंने काफ़ी लंबे समय तक उपवास धारण किया, कोशिश की कि कुछ ना खाऊं। काफ़ी समय ये किया कि एक ही टाइम खाना खाऊं। काफ़ी समय बाद मतलब काफ़ी समय मेडिटेशन पे काम किया। तो आपने मेरे को अलग अलग तरीके से जो देखा है ना, वो अलग अलग फेसेस थे जिससे मैं गुजर रहा था जेल में। जेल कटती नहीं है, अलग अलग फेसेस में कटती है। पहले धार्मिक भाव से कट रही थी, काफ़ी अपन ने अपने आप को स्ट्रेंथन चेक करने के लिए काफ़ी उपवास। मंदिर है अंदर? हाँ, मंदिर है। मंदिर पे हम लोग रामायण कराते थे। हम लोग, जैसे हमें रामायण की परमिशन मिल जाए महीने में 1 आध बार, तो आनंद आ जाता था। उस दिन पूरा ढोल नगाड़ा, रामायण के वाक सब चलते थे। और हमने वहाँ पर काफ़ी त्यौहार भी मनाए। हमने वहाँ पर राउत नाचा भी किया जब दिवाली का समय था। तो सब कुछ था, लोगों के बीच में जीते थे वहाँ पे। देखिए, जो जेल के भी लोग थे, हम लोगों को जिस हालात में रखा था उसी हालात में हमको जीना था। तो उनके साथ भी, उनकी भी जो मदद हो सकती थी। बहुत सारे गरीब लोग थे जो, समझिए, जिनके
बेल बॉन्ड भरने के 2000, 3000, 4000 रुपए उनके पास नहीं है, और उसी चक्कर में 1 साल, 2 साल, 3 साल से उनकी बेल हो गई है, उनको छोड़ दिया गया है, वो बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन बाहर कोई है ही नहीं जो उनके लिए ये 4000 रुपये व्यवस्था करके उनका लगाकर, वकील लगाकर उनको बाहर ले जाए। ऐसे भी लोग थे, तो सेवा भी करते थे, लोगों की मदद भी करते थे। ऐसे कुछ लोगों ने प्रयास किया आपने व्यक्तिगत रूप से? इसी में तो समय कटा। देखो क्या है, आप जेल के अंदर भी एक 3500 लोगों के बीच में आप रह रहे हो, वहाँ पर उनकी जो बातें थी उसको हमेशा हम उठाते थे। वहाँ जो मुलाकात का सिस्टम था, या लोगों के सामान का सिस्टम था, या जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों की सज़ा पूरी हो गई 16 साल, उसके बाद भी वो 18 साल हो गए, 19 साल हो गए, लेकिन उनको अभी तक वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका कागज़ों का कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। ऐसे सब लोगों की आवाज़ हम उठाते थे। हम जाके चक्कर अधिकारी को, जेलर के पास लेके जाते थे, उनको बोलते थे कि साहब इनकी मदद कीजिए। ये तो हमारा नैतिक काम था, और इसी के कारण समय भी कटता था। त्योहार बहुत सारे अंदर गुजर गए, हाँ। फैमिली की याद आती होगी इस बीच में? देखिए ऐसे है कि जन्मदिन, रक्षाबंधन देखें हम, पूरा दिवाली, दशहरा, गणेश पूजा, जितने फेस्टिवल का सीजन होता है पूरा, सब कुछ निकला, बर्थडे तक पूरा। हाँ। ठीक है। तो ऐसा था कि त्योहारों के दिन है ना, एक मन में ना, जब तक हम सेल के अंदर नहीं आते थे तब तक लोगों को देख के उनको त्यौहार विश करना, और वो भी हमको विश करते थे, उसमें चीज़ें निकल जाती थी। जब 7 बजे ताला बंद हो जाता था ना, और आप बाहर नहीं निकल सकते, और आपके कमरे से केवल एक बड़ी सी ऊंची सी दीवार दिखती थी, और जो शहर में चल रहा शोर शराबा है वो सुनाई देता था ना, तो कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होता था। ऐसा लगता था कि हमारे लोग क्या कर रहे होंगे, परिवार कैसा होगा, बच्चा कैसा होगा। मेरे बच्चे का बर्थडे भी जब निकला तो मैं जेल में था, उसकी खबर आई थी कि पापा बर्थडे में आना, लेकिन मैं उसको क्या बोलता जब मेरे पास खबर, क्या बोल के समझाए थे? क्योंकि सब लोग समझ जाएंगे, पत्नी समझ जाएगी, माँ समझ जाएंगी, पॉलिटिक्स में आने के समय ही ये तय हो जाता है कि सब कुछ झेलना होगा। बच्चे कैसे समझाए होंगे? इतने महीने तक कहाँ थे पापा? क्योंकि जिस एज में राम नाम है ना, हाँ, जिस एज में राम है, उस एज में बच्चों को समझा पाना मुश्किल काम होता है। ये थोड़ी कहेंगे कि पिताजी जेल में हैं। जेल सुन के उनके मन में डर बैठेगा, ये तो बड़ी यही बात थी। मुझे तो नहीं पता था, लेकिन अभी जब मैं छूटा उसके बाद मुझे ये पता चला कि मेरे घर वालों ने, सभी लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी से पिछला 6 महीना उससे छुपाने की कोशिश की। वो बार बार पूछता था पापा कहाँ हैं, तो बोलते थे पापा काम पे गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा गए हैं। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा में उनकी ड्यूटी लगी है। उसका ये पता था कि पापा भारत जोड़ो यात्रा पहले भी जाना हो चुका था वो तो। हाँ, लेकिन इस बार है ना, उसका भी मन टूटता था। वो बोलता था कि बहुत समय हो गया, अब बोलो आने के लिए, अब बोलो आने के लिए, एक दिन आएंगे। लेकिन ठीक है, समय से चीज़ें हुई। परिवार के पास जाके तो खुशी होती है, और ऐसा है कि हर परिवार का दुख है। मैं केवल मेरे दुख की क्या बात करूं। जो 185 हमारे सतनामी समाज के भाई वहाँ पर जेल के अंदर थे, उसमें से अधिकतर निर्दोष थे। उनको मैंने रोते बिलखते देखा है। उनके परिवार, पत्नी मिलने आती थी, उनके परिवार के लोग मिलने आते थे। 10 से 15 मिनट फ़ोन में बात करने दिया जाता था। एक ऐसा जाली होती थी, उसमें कांच लगा रहता था, आप एक दूसरे को छू भी नहीं सकते। ऐसा भी नहीं था छू सकते, केवल देख रहे हैं फ़ोन, देख रहे हैं फ़ोन में, और फ़ोन में भी आवाज़, और लाइन से फ़ोन कॉल लगे हुए हैं 13-14, और उसी में लोगों की बहुत सारी शोर है। उसमें आप अपने परिवार से 10 मिनट बात कर रहे हो, उतने में कोई आके उठा रहा है आपको कि चलो आपका टाइम हो गया। ऐसा समय था, सबके लिए तकलीफ थी। भिलाई के परिवार का क्या, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, उनके काम कैसे हो रहे थे? देखिए ऐसा है कि भिलाई के लोगों का बहुत संभल मेरे साथ था। मैं जहाँ जेल से निकला बहुत जोश में था, लड़ने के मूड में था, और पूरी मजबूती के साथ मैं यहाँ से निकला। जैसे ही भिलाई में पहुँचा, कुर्सी पार्क पहुँचकर उतरा, पहली बार एक माता मेरे को देखी और दौड़ के आई और मेरे को पकड़ के रोने लग गई, और मेरी शक्ल देखी, मेरी ऐसी दाढ़ी ऐसे उसने छू, क्या हाल हो गया मेरे बेटे तेरा, ऐसा करके बोली। उसकी आंखों में आंसू था, मेरी भी आंखों में आंसू आ गया, और मतलब वो सब
पल मुझे याद आ गए। भिलाई के पास जाके मुझे जो आज़ादी का अनुभव होता है ना, वो भिलाई जाके महसूस हुई। और भिलाई मेरे लिए कभी भी कार्य क्षेत्र जैसा नहीं रहा, परिवार जैसा रहा है। तो मेरी ये प्राथमिकता रहती है कि मैं उसको घर जैसा देखूं पूरे लोगों को, और घर के हिसाब से उनसे ट्रीटमेंट करूं और वैसा काम करूं। तो भिलाई जाना अच्छा था। भिलाई की बहुत सारी चीज़ें पिछले समय में प्रभावित हुई है, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रोक दिए गए हैं, बहुत सारे फंड्स रोक दिए गए हैं, लेकिन आज इस पे चर्चा करने का समय नहीं है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जब तक आप जेल में थे, सोशल मीडिया आपकी पत्नी डॉक्टर श्रुतिका हैंडल करती थी। उनकी ओर से बताया गया 1 जनवरी को हर साल आप जाते हैं गिरौदपुरी, इस बार नहीं जा पाए? हाँ, सतनाम के काम से ही जेल के अंदर थे, इसलिए पूजा अर्चना वहीं पर की। 18 दिसंबर को हम लोगों ने पूजा अर्चना की थी। वहाँ पे वहाँ जो सतनामी समाज के हमारे भाई थे, सब लोग हम लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे हम लोगों ने पूजा अर्चना की थी। प्रदेश के 2 विधायक भी आए थे वहाँ पे पूजा अर्चना में। हम लोग वहाँ ज़मीन में बैठ के बंदी जैसे कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। हम लोग ज़मीन में बैठे थे, विधायक लोग ऊपर बैठे हुए थे, भाषण दे रहे थे, भाषण सुन रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो उन लोगों को लगा नहीं कि हमारा कलीग जो है सामने बैठा हुआ है? नहीं, उन्होंने स्नेह दिया। उन्होंने स्नेह दिया। मंच से नाम लिया कि हमारे विधायक जी भी हैं, लेकिन मैं तो बंदी था ना, विधायक थोड़े ना था जेल के अंदर, बंदी था, तो बंदी जीवन जी रहा था। जिस समय आप जेल में थे, बाहर चर्चाएं खूब आती थी कि बड़े बड़े आर्थिक अपराध करने वाले लोग अंदर हैं और देवेंद्र का बहुत ख्याल रख रहे हैं। और आपकी पार्टी के एक बड़े नेता ने ये तक कह दिया कि मिलने किसी और चर्चा से नाम देवेंद्र का ले देते थे। देखो, ऐसा है कि जेल के अंदर हर तरह के लोग आपको मिलते हैं, आपको उन्हीं के बीच में जीना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जहाँ सेल में था वहीं पर एक अपराधी कहूँगा, अपराधी था, वो मेंटल था। वो पिछले 10-12 सालों से जेल में था और उसको कहीं पे भी बैरक में रखते थे, वो किसी के ऊपर भी हमला कर देता था। बहुत सारे पुलिस वालों के ऊपर भी हमला कर दिए थे। उसके आगे पीछे कोई उसका देखने वाला था नहीं। तो मैं पहली बार जब सेल गया तो वो उसकी आदत थी, वो है ना ऐसे करके खड़ा रहता था और ऐसे देखता रहता था। तो मैं देखा कि यार सबसे मिलके ठीक था, लेकिन वो आदमी ऐसे देखता था। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा साइको है क्या, हलचल हुई कि इसको थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा। तो जब भी मैं आते जाते उसको देखता था, मैं उसको भाई नमस्कार ऐसे करता था और वो मेरे को ऐसे ही देखते रहता था, कोई जवाब नहीं देता था। फिर एक्सप्रेशनलेस। फिर मैं बोला यार ये तो खतरा लग रहा है। मैंने 1-2 बार जेलर को भी बोला कि भाई हम लोगों को यार ऐसे रखो कि हम लोग ये रह सकें। फिर देखो वहाँ पे कोई सहयोग और जैसी कोई बात होती तो नहीं है। फिर मैंने सोचा इस हाल में ही जीना है। तो मैं ना, मेरे मुलाकात आई तो मेरे पास बिस्किट और नमकीन आया। मैं नमकीन लेके उसके पास गया, मतलब भाई नमकीन, तो वो नहीं ले रहा था, मतलब भाई नमकीन, उसने नमकीन ली। फिर मेरी दोस्ती हो गई उससे। तो मैं जब भी वो मेरे को फिर आगे से देख के ऐसा करने लग गया, और जब भी मेरे घर से बिस्किट नमकीन आता था मैं सबसे पहले उसके पास भेजता था। तो आप जिनके साथ जी रहे हो उन्हीं के साथ जीना है आपको, वो कैसे भी हो, कोई भी हो, लेकिन आपको वहीं उस फेज से निकलना है बाहर। कैसे करोगे आप? ऐसे मुंह मोड़ के नहीं जिंदा रह सकते। जेल कठिन है, जेल की बातें नहीं आती बाहर। वहाँ जितना लोगों को मैं बोलूँगा कि जैसे तबेले में रखते हैं ना जानवरों को, अस्तबल में वैसा रखा जाता है। अस्तबल में जैसे जानवरों को रखा जाता है, वैसे ही चारा जैसा खाना आता है। वहाँ पे ये नहीं बोलते हैं कि खाना आ गया, ये बोलते हैं कह दी कि चारा आ गया। ठीक है, हम लोगों का जीवन। आप लोग आंदोलन नहीं किया, खाना अच्छा मिलना चाहिए? फिल्मों में बहुत आंदोलन देखे हैं, नेता लोग करते हैं आंदोलन। हम लोगों ने लगातार बात रखी, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं, एक सिस्टम जो चल रहा है वो तो है ही। इस देश दुनिया और भारत की जो प्रशासनिक तो इसी को बदलने तो आप लोग नेतागिरी में आए हैं क्या? तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, अभी भी लड़ रहे हैं। और केवल बोलने की क्या बात है, हम उसको करके भी दिखाएंगे। आने वाला समय बताएगा। कुछ एक दिनों में हर काम हो जाए ये संभव नहीं है, लेकिन उसको करके दिखाएंगे। हमारा जीवन वहाँ निकलता था टमाटर, धनिया, मिर्ची में। टमाटर किसी भी तरह आ जाए, पहुँच जाए। और इसके बाद क्या होता था, जो ग्लास होता है ना, ग्लास
उसको ग्लास से ना बढ़िया ऐसे, वहाँ के लोग भी है ना बढ़िया टेक्निकल हो Expert जाते हो गए, हैं, हाँ। उसी से ऐसे टमाटर ऐसे ऐसे करके पीस लेते काटते थे और उसी से पीछे वाले पार्ट को पकड़ के ऐसे ऐसे करके पीस देते थे, और बढ़िया चटनी टमाटर बन जाता था, और दाल पानी और चावल, उसी में टमाटर चटनी हो जाए, अचार घर से आ जाए तो अचार, प्याज कट जाए, मजा आ जाता था अपने में। उसी खा के चले। और हम लोगों कोदो के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो कोदो मेरे को मिलने लग गया था, तो कोदो खाता था मैं, कोदो दाल चटनी अचार। पहले कहा जाता था कि गांव और में बहुत कभी कभी मन करे तो नमकीन डाल दो उसमें, नमकीन के सारे कट चल जाता था। एक चीज़ ये है कि जिस समय आप जेल से बाहर आए, हाँ, बाहर पार्टी क्यों बढ़ाए तो दिखाई नहीं दिया? तो ठीक था वो। मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मुझे मेरे वरिष्ठ नेताओं के पास जाना है, उनसे मार्गदर्शन लेने और आशीर्वाद देने, और जो लोगों को आना चाहिए था, जो हमारे युवा साथी थे, जिनकी ऊर्जा की मुझे ज़रूरत थी, वो स्वतः आए। इसके बाद मैं सभी अपने वरिष्ठ नेताओं से मिला, उनसे स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया। क्या बात हुई विधायक दल की बैठक में? पार्टी ने सम्मान किया, संघर्ष के बारे में पूछा, कैसा होता है ये पूछा, मैंने सब चीज़ें बताई। मैंने कहा देखिए जेल में है ना, उम्मीद में नहीं, एक बार तो भूपेश बघेल भी जेल से बाहर आए थे। हाँ। ये कहना कि नहीं आते हैं गलत है। सारे प्रदेश के तमाम नेता बाहर खड़े थे, एक बड़ी गाड़ी में उनको बैठाकर रैली निकाली गई, राजीव भवन ले जाया गया। मैं उसका साक्षी हूँ। नेता अगर चाहते हैं, प्यार करते हैं तो पहुँचते हैं। देखिए ऐसा है कि मैं शुरुआती दौर का पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाई एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं रखना चाहिए अपने आप से। आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, और ये जेल है ना, एक्सपेक्टेशन को ख़त्म करती है, मार डालती है आपको अंदर से, स्लो बना देती है। सम भाव में ला देती है आपको, है ना, कैसा भी समय हो आपको उसमें आनंद ही आएगा। जेल ये सिखाती है। और अगर हम हमारे पुराणों को देखें, इतिहासकारों को देखें, इतिहास को पढ़ें, या बड़े बड़े महापुरुषों को पढ़ें, हमको एक ही, सारे धर्म एक ही चीज़ की शिक्षा देते हैं, शून्यता, कि आप अपने आप को शून्यता पे लाओ। तो जेल में इतना एकांतवास मिला तो शून्यता में वैसे भी आ गए थे। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मेरे वरिष्ठ नेताओं ने जितना ख्याल मेरा रखा, मेरे परिवार का रखा, पार्टी ने जितना मौका मुझे दिया। देखिए जेल में रहते रहते AICC सेक्रेटरी बना दिया मुझे, बिहार जैसे प्रदेश का प्रभारी बना दिया। यादव ही तो हैं आप। हाँ, यादव है तो बिहार का या उत्तर प्रदेश का ही प्रभारी बनाया जाएगा नहीं आपको। तो वो पार्टी की कृपा है मेरे ऊपर। और मुझे जेल में रहते रहते पहली बार चुनाव समिति का सदस्य बनने का मौका मिला, कितनी बड़ी बात है। और इसके बाद भी फिर मैं उसमें संतोष ना रहूं तो ये मैं गलत आदमी हूं। फिर नेता एक हफ्ता पहले जो है अपना अपॉइंटमेंट लिखवाते हैं, तब राहुल गांधी मिलने बुलाते हैं। आप जेल से आज बाहर निकलते हैं, कल दोपहर फोटो आ जाती है आपकी। सौभाग्य हमारा, हमारे नेता का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उनसे मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। और एक बात बोलिए, बताना चाहता हूँ, मैं जो भी कर गुजरा उसके पीछे अगर किसी की शक्ति थी ना, तो राहुल गांधी जी की थी। राहुल गांधी जी को मैंने करीब से देखा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते, मणिपुर से मुंबई तक जाते, और उनकी हर बातों को मैंने करीब से सुना है, अनुभव किया है। वो बोलते कम है, करते ज़्यादा है। उन्होंने आज से 5 साल पहले ये नारा दिया था, डरो मत। तो लोगों को समझ में नहीं आता था डरो मत का मतलब क्या है। मैं आज डरो मत का मतलब को जी कर आया हूँ। नहीं डरे हम। हमें बहुत सारे जगह से ये खबरें आई कि भाई आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आप चुप हो जाओ। बहुत सारी जगह से ये खबरें आई कि आपके ऊपर FIR करने वाले हैं, आप अग्रिम बेल ले लो। लेकिन मन नहीं डरा, लगा कि नहीं यार, मैं भाग नहीं सकता, मैं तो फेस करूंगा, और मैं जो बोल रहा हूँ मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, और मैं सही बोलूँगा। तो ये उन्हीं की शक्ति थी जिसके कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए। और वो उन्होंने एक बात और कही है पिछले समय, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्ट्रेंथ पे, खुद की स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। क्या बातचीत हुई? और राहुल गांधी मुलाकात किए तो मैंने सुना 40-45 मिनट की मुलाकात थी। देखिए उनका सानिध्य प्राप्त, फैमिली के साथ गए थे आप? हाँ, परिवार के साथ गया था। परिवार से वो मिले और मुझे उनका आशीर्वाद मिला। साथ ही साथ जो सतनामी समाज के साथ अन्याय हो रहा है उस पर विशेष रूप से डिस्कशन हुआ। जो भी ऐसे लोग थे जिनके साथ अत्याचार हुई, मैंने सभी विषय को बताया। तो सभी विषय को पूरी रुचि से उन्होंने सुना, और सभी विषय पे एक बड़ी बात है, वो पहले से उनको सब
तरह की जानकारी थी कि प्रदेश की सरकार किस तरीके से यहाँ पर एससी कम्युनिटी के हमारे भाइयों को दबाने की कोशिश कर रही है। और उनका ये हौसला था कि आपको सच की लड़ाई लड़ते रहना है, डरना नहीं है और लड़ते रहो, और बस। जेल के भीतर थे, एक बार जानकारी बीच में ये भी आई थी कि ऑपरेशन का होने वाला आपका हार्निया का, देखिए फिर अचानक आप फिर जेल के अंदर चले गए। देखो ऐसा हुआ इसमें क्या क्योंकि है, नेताओं के लिए अवसर होता है कि किसी तरह से उनको बाहर आ जाए। बाहर आने का मौका मिल जाए। देखो ये ना ऐसा है कि ये थोड़ा एक इंसिडेंट था जिसके कारण ऐसा हो गया। मैं लगातार कोशिश कर रहा था जेल में अपना समय काटने के लिए, बुक्स और एक्सरसाइज, इस दोनों पे। तो मैं काफ़ी रनिंग करने लग गया था, एक डेढ़ घंटे में रनिंग करता था। जो हमारा बैरक था उसी के अंदर ऐसे ही एक चक्कर मारते मारते ऐसे। तो उस मुझे लगता है एक्सरसाइज के कारण मुझे हार्निया पहले से था वो ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तुरंत मुझे हॉस्पिटल लाया गया। अपना कोई ऐसा प्लान नहीं था और हमको पता भी नहीं था कि हमें हार्निया है। पहले तो चेकअप के लिए भेजा गया, तब पता चला हार्निया है, उसके पहले पता भी नहीं था। दर्द होता था, पेन होता था। इसके बाद फिर वो तुरंत ऑपरेशन के लिए लिख दिया। ऑपरेशन के लिए गए तो वहाँ पर इन्फेक्शन था, दवाइयाँ चली, दवाइयाँ चलते चलते फिर ये हुआ, ऑपरेशन का डेट दिया गया दवाइयों के बाद का। फिर हमें यहाँ जेल वापस लाया गया। तो जब पूरा इंजेक्टिव्स लग गए उसके बाद हमें जाना था। उसके बाद मेरे ख्याल से लगभग 40-50 दिन और मैं जेल में रहा, 50 दिन और रहा मैं जेल में। लेकिन कभी गाड़ी नहीं मिले उसके बाद। शासन प्रशासन ने गाड़ी नहीं दिया। रोज़ आप पार्टियाँ निकाल के भी देखेंगे ना तो रोज़ वहाँ के अस्पताल के द्वारा ये रिमाइंडर भेजा गया कि भाई इनका ऑपरेशन है, इनके लिए गार्ड व्यवस्था करवाया जाए। तो हम गार्ड और गाड़ी, हाँ गार्ड, ताकि गाड़ी तो वहाँ मेडिकल जो गाड़ी है उसमें जा सकता था, लेकिन गार्ड लगेंगे तब तो हम जाके वहाँ पर ऑपरेशन का वो 3-4-5 दिन की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। लेकिन उन्होंने गार्ड ही नहीं दिया, आचार संहिता का बहाना मार के पूरे दिन ऐसे ही रखे। तो फिर हम वहीं पर ट्रीटमेंट ले रहे थे और जो जो चीज़ों का ध्यान रखने बोला था मुझे डॉक्टर्स ने वो हम कर रहे थे वहाँ पर। अब कुछ दिनों में ऑपरेशन करने जाऊँगा मैं। देखिए ऐसा है, जेल है ना इस तरीके से आपको तोड़ती है। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, विधायक हूँ मैं, गार्ड लगा देते, जाके ऑपरेशन करा लेता, उन्हीं के अस्पताल में करा रहा था। कोई प्राइवेट अस्पताल की जाने की मांग तो कर नहीं रहा था, लेकिन उसमें भी तकलीफ है। यहाँ आपको मन से तोड़ते हैं, यहाँ आपका वो गला घोटते हैं कि आप टूट जाओ और बिखर जाओ उनकी नज़रों के सामने, उनके पैरों के सामने गिर जाओ, चूम लो उनके पैरों को। तो अभी जब मुलाकात होती है, विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जेल मंत्री सब वही हैं, तो विधानसभा के भीतर मुलाकात हुई जेल से निकलने के बाद? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने प्रणाम किया, उप मुख्यमंत्री जी को भी नमस्कार किया, सभी लोगों से मैं मिला। देखो ऐसा है कि एक बात समझने की ज़रूरत है, हमें औरों जैसे नहीं बनना। देखिए किसने क्या किया उनकी राजनीतिक मजबूरियां होंगी, अपने लिए अपने राजनीतिक ज़रूरतों के हिसाब से उन्होंने एक्शन लिया होगा। लेकिन मुझे बड़ा दिल रखना है, हमेशा बदला लेने वाले से बड़ा माफ़ करने वाला होता है। मुझे मेरी किसी मंत्री या किसी नेता या किसी से लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई है शासन से। शासन जो लोगों के साथ अन्याय कर रहा है उस वाक्य से मेरी लड़ाई है और उसके लिए मैं लड़ता रहूँगा। मैं क्यों व्यक्ति के पीछे पड़ूँ, मैं क्यों व्यक्ति विशेष के ऊपर अपनी एनर्जी खराब करूँ। मेरे लिए मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं, मैं मुद्दों पे काम करूँगा ना, भले फिर वो जिससे मेरा बहुत प्रेम हो या जिससे मेरी बहुत तकरार हो, मैं दोनों की आलोचना उतनी मजबूती से करूँगा और छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं विपक्ष धर्म निभाऊंगा। अगर हम राजनीति में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो हमारा भी जो नैतिक कर्तव्य है वो नहीं निभाए तो क्या मतलब है। तो जैसे आप पत्रकारिता में निभा रहे हो वैसे मैं भी अपनी राजनीति में निभा रहा हूँ। और जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मैं सबका आदर करता हूँ और सबको प्रणाम भी करता हूँ,
मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उनसे, और उनका जो काम है वो सही से करें, वो मेरा काम है। उसके लिए मैं चीखते रहूँगा, चिल्लाते रहूँगा, बोलते रहूँगा। ये दाढ़ी कैसे बढ़ जाती है नेताओं की? हेमंत सोरेन जब जेल से निकलते हैं उनकी दाढ़ी बड़ी होती है, राहुल गांधी जब पदयात्रा करते हैं दाढ़ी बड़ी होती है, देवेंद्र यादव जब जेल से बाहर निकलते हैं दाढ़ी बड़ी होती है। नेताओं को लगता है कि दाढ़ी बढ़ा देख के लोग सहानुभूति रहेगी लोगों को, इसीलिए कटा ली मैंने, सहानुभूति नहीं लेना चाहता था। देखो क्या है, दाढ़ी का जो एपिसोड है ना, दाढ़ी के एपिसोड में ऐसा है कि अंदर नहीं मिलता, ट्रिमर नहीं रहता, सैलून ऐसा है कि मैंने कभी दाढ़ी तो बढ़ाई नहीं थी। ये है ना, एक वाक्य है, एक किस्सा है। मैं 17 तारीख को जेल में गया, 19 या 20 तारीख को सब नेतागण मुझसे मिलने आए थे। तो उस दिन सुबह सुबह जैसे एक दो वहाँ दाढ़ी बनाने वाले हैं, उसको प्रशासन के द्वारा, जेल प्रशासन के पास, मेरे पास भेजा गया। उसने मेरे बढ़िया बाल काटे, दाढ़ी बनाई मेरी, और मुझे इसके बाद मैं बढ़िया लोअर टी शर्ट पहन के पहुंच गया, और मेरी मुलाकात हो गई नेताओं से। मैं बड़ा संतुष्ट था कि नहीं ठीक है। इसके बाद है ना, मेरी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं थी, जैसे मेरे को जूता चाहिए था। मेरा जूता आके वहाँ पे रखा हुआ था रनिंग करने के लिए। हाँ, मेरी किताब रखी हुई थी, वो अंदर आने नहीं दिए थे। शुरुआत में 17 को गए थे तो अपन भी 3-4 दिन ऐसे शांति से थे कि आ जाएगा आ जाएगा। फिर वो बोलते बोलते वो 19 तारीख निकल गई, 20, 21, 22, 23, फिर 23 तारीख को नेता लोग आए। उस दिन शायद सचिन पायलट जी आए थे, तो उसके लिए फिर मैं देखा सुबह सुबह जेल प्रशासन के एक आ गया पुलिसकर्मी कि साहब विधायक जी दाढ़ी वाड़ी बनवा लीजिए, इसको भेजें दाढ़ी वाड़ी बनवा लीजिए, और कुर्ते पैजामे आपके नहीं है तो वो पहन लीजिएगा, ऐसे करके मेरे को बोला। तो उस दिन मैंने समझा अच्छा माजरा क्या है। इन लोग जब कोई बाहर से आता है ना तो आपको सजा धजा के बढ़िया प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद है ना आपको मरने छोड़ देते हैं। तो मैंने उसको बोला उसी दिन, मैं कि दाढ़ी बनाऊंगा, तुम लोग बताओगे मेरे को दाढ़ी बनाना है, नहीं बनाऊंगा मैं, जा तू यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद मैंने उसको बोला नहीं पहनूंगा कुर्ता पैजामा, ठीक है, लोअर टी शर्ट में ही जाऊंगा। आप मेरे को ये नहीं बताओगे मेरे को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। उसके बाद मैं गया वहाँ, मेरे नेताओं को भी बोला कि भैया सर इन लोग बहुत बदमाश हैं, आप लोग जो जिस दिन आते हो ना उस दिन मेरे को ऐसा महसूस कराते हैं कि मतलब मैं आप लोगों के सामने कोई बात ना कहूँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ भैया मैं इनको छोड़ने वाला नहीं, मैं लड़ूंगा इनसे। तो मैं अपने मिजाज में था। इसके बाद मैंने नहीं बनाई दाढ़ी, बहुत बार उन्होंने प्रेस किया, मैं बोला नहीं आप लोगों को यहाँ नहीं बनवानी, आप लोग है ना बस ऊपर से पोत पात के ये दिखाना चाहते हो, कोई बाहर से आए, कोई डेलीगेशन आए, जुडिशरी का डेलीगेशन आए, या हॉस्पिटल के लोग आए, या कोई बाहर से जेल देखने आए मानवाधिकार के लोग, तो आप ये दिखाना चाहते हो कि हम सारे चीज़ों का पालन कर रहे हैं, लेकिन पालन तो आपको कुछ करना नहीं है। आपने तो हम लोगों को जानवरों के जैसे ही यहाँ पर पालना है, तो आप मुझसे ये नकली काम मत करवाइए, सीधी सी बात है। कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ रहा था, जब आप रिहा हुए उसके बाद आपको जमानत मिली, आप जेल से बाहर आए, प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए इनको पार्टी कार्यकर्ता, ज़्यादा उत्साह में बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, या आप बनना चाहते हैं अध्यक्ष? देखिए ऐसा है कि आप राजनीति में हो तो ये सारी बातें आती रहती है, लेकिन किसको आपको अपने कान से निकाल देना है, किसको आपको अपने दिमाग में रखना है, ये आपकी समझ के ऊपर है। मैं बहुत अभी छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी बहुत मजबूती से पार्टी का काम कर रहे हैं, और ये सारा काम शीर्ष नेतृत्व का है। ना इसमें कोई सच्चाई है, ना इसमें कोई यथार्थ है, ना ऐसी कोई घटना होने वाली है। हम एकजुट होकर आदरणीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और पार्टी ने ऑलरेडी मुझे बिहार का प्रभार दे के रखा है, AICC सेक्रेटरी बना के रखा है, विलय की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हम इस आंदोलन से जुड़े हैं, बलौदा बाजार आंदोलन से, उसकी जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, मैं उसको भी करना चाहता हूँ। इस घटना को लेकर के बहुत लोग, समाज के एक बड़े तबके का ये मानना है कि जो कुछ वहाँ पर गलत हुआ, लेकिन समाज का एक वर्ग इसको प्राउड का विषय मानता है। गाना सुने आप वाला, बलौदा बाजार के घटना इतिहास बनाए, चले चाहे बंदूक चाहे गोली चल जाए। देखिए ऐसा, मैं तो जेल के अंदर ही था पिछले, नहीं बाहर आए, लगभग हफ्ता होने जा रहा है। मैं तो वो गाना सुन पाए कि नहीं सुन पाए? मैं समाज की जितनी रैलियाँ हुई, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप जेल से बाहर हैं, जितनी रैलियाँ हुई हैं
जिस चीज़ को समाज का एक वर्ग कहता है कि वहाँ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, उसमें समाज के लोग नहीं थे। समाज का एक वर्ग उस पर प्राउड कर रहा है कि जो घटना हुआ है वो असर दिखाएगा। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जो विषय उठा, पवित्र जैतखाम का अपमान किया गया, ठीक है, और जो भावनाओं ठेस पहुंची सतनामी समाज के लोगों की, आज सरकार ने उस पूरे मुद्दे को बदल दिया। अग्निकांड दिख रहा है, लेकिन जो भावनाएं ठेस पहुंची, सीबीआई जांच की मांग की गई, इन्होंने एक कमेटी बनाई, उसका क्या हुआ? आज तक कोई भी आज तक उसकी डिटेलिंग नहीं आई सामने। आपने समाज के लोग जो समाज के अधिकार की बात कर रहे थे, समाज की भावना की बात कर रहे थे, ऐसे सैकड़ों लोगों को जेल में ठूस दिया, निर्दोष लोगों को। लेकिन जो मुद्दा था वो वहीं का वहीं है, उस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो सरकार को अपनी पीठ थपथपाने के बजाय लोगों की भावना का ख्याल रखना चाहिए। तो आपने सुना तमाम सवाल जो हमारे मन में थे। ये इंटरव्यू बेसिकली देवेंद्र यादव की पर्सनल पॉलिटिक्स को लेकर नहीं था, ये बलौदाबाजार की घटना, उसके बाद जेल का जीवन, इन विषयों पर था। आगे हम और मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ आपसे? मेरे से क्यों सवाल करोगे? ऐसे पूछो। जैसे आप लोग हम नेताओं को किस तरीके से देखते हो? जैसे हम लोग जेल जाते हैं, जेल से आते हैं और हम लोग आवाज़ उठाते हैं, क्या आप लोगों की क्या उम्मीद रहती है हम लोग जैसे नए कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, कि हम किस तरीके से काम करें? देखिए भाई, आपकी जनता है भिलाई की, उनको उम्मीद होगी। हम लोग पत्रकार हैं, हमारा काम न उम्मीद करना है ना उम्मीदी में जीना है। जो कुछ घट रहा है उसको दर्ज करना है। अच्छी बात है, हम लोग सिर्फ दर्ज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पत्रकारिता को दिशा दिखाने में भी काम करना चाहिए? आप लोग जो समाज है उसको है ना न्यूट्रल की पोजीशन से देखते हो। मुझे लगता है कि आप लोगों को दिशा देने का भी काम नहीं, वो हम लोग करते हैं। जब हम लोग पत्रकारिता पढ़ते थे ना, तो ये कहा गया कि पत्रकार उस मक्खी की तरह होता है जो आपके बदन पे जो घाव हुआ है उसके ऊपर जाके बैठेगी। वो आपको इंडिकेट करती है कि यहाँ पर सोफ्रामाइसिन या बेटाडीन लगाना है। तो हम लोग काम करते हैं, जहाँ गलतियाँ वो दिखाएंगे ही। और चारण हो जाना पत्रकारिता का बिल्कुल काम नहीं है कि किसी नेता की तारीफ करते रहें या किसी के पीछे घूमें। ये पत्रकारों का काम नहीं होता है। मदमस्त हाथी, वो नेता लोग होते हैं, उसको महावत पत्रकार होते हैं जो उसको संभालते होते थे, अब नहीं होते हैं। अब की पत्रकारिता पे क्या दिन और डिस्कस कर लेंगे है ना। बाजार पत्रकारिता पे अगर हावी नहीं होता तो देवेश तिवारी का अपना सीजी बॉक्स नहीं होता। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए काम करने का मुझे अवसर सीजी बॉक्स में नहीं मिलता। अगर पत्रकारिता जो है अपने पहले स्वरूप में होती या इस पे बाजार का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होता तो आज भी टीवी चैनल में काम कर रहा होता। लेकिन अभी खुश हूँ। ये पूरा संसारी बाजार की तरफ बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा दिखता है। सब चीज़ आप लोग के पॉलिटिक्स में कम हुआ है। आज कोई गरीब आदमी भारतीय जनता पार्टी में तो पॉसिबल है, वहाँ पर किसी कार्यकर्ता को उठा के वो लोग चुनाव लड़ाते पैसे देते। कांग्रेस पार्टी में संभव है क्योंकि सामान्य कार्यकर्ता जो है वो चुनाव लड़े और जीत जाए। विधायकी का स्पेशली इतना महंगा होता जा रहा है राजनीति। आप लोग खुद चिंता करनी चाहिए इस बात की कि पॉलिटिक्स इतनी महंगी क्यों है कि एक चुनाव 8-10 करोड़ में होता है, वो आप लोग लिख के देते हैं 40 लाख। हमको पता है कितना होता सीमा। देखिए, ऐसे मेरे को ये समझ में आया जितना इतिहास मैंने पढ़ा। ये पहले इतिहास में राजा महाराजा युद्ध करते थे, युद्ध की तैयारी करते थे और युद्ध जीतकर अपने विस्तार करते थे। बंगलों को जीतकर, महलों को जीतकर, केवल एक महल जीतते थे, बाकी जनता को वहीं की वहीं रहती थी। मतलब जनता जो है उसके लिए कोई बदलाव नहीं होता था, बस महल में बैठने वाले का बदलाव हो जाता था। अब राजनीति भी मुझे आज के दौर की ऐसी दिखती है कि धीरे धीरे ट्रस्ट कम होते जा रहा है जनता का राजनेताओं पर, और उनका पार्टिसिपेशन डे बाय डे कम होता जा रहा है। इनप्रेडिक्टेबल हो गया पॉलिटिक्स ना। मतलब मैं जब सोचता हूँ कि जब कोई आदमी काम कराता है अपने क्षेत्र में तो चुनाव जीतता है, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कि 2018 में राजेश मूणत पूरे राज्य का बजट एक तरफ और पश्चिम में उन्होंने खूब विकास कार्य कराया और हार गए चुनाव, ठीक है। फिर मैं एक नेता देखता हूँ जो कुछ नहीं कराता, सिर्फ सोता है, उठता है, काम करता है, वो चुनाव जीत जाता है। तो मतलब पब्लिक ही समझ में नहीं आती कई बार
कि अच्छा काम कराने नेता चुनाव हार रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा है वो मिटलब रहा है, बढ़िया व्यवहार है उसका, वो चुनाव जीत जा रहा है। तो प्रेडिक्शन आजकल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे ये लगता है हम लोगों को अपनी विश्वसनीयता पे और काम करने की जरूरत नेताओं है। को नेताओं को हमको काम करने की जरूरत है। जिस दिन नेता को ये महसूस होना शुरू हो गया ना कि मेरे मुंह से कुछ निकला है, उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है, हाँ। तो सब ठीक हो जाएगा। हम लोग काम करेंगे इस पे, नई पीढ़ी काम करेगी। उम्मीद है, देखते हैं। तो आप लोग देखते रहिए सीजी बॉक्स चैनल को, आप लोगों को खूब प्यार मिल रहा है। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सीजी बॉक्स को तो कर लीजिए। देवेंद्र यादव से बातचीत आप सभी को कैसी लगी है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आइए बताइए, क्योंकि हम अकेले हैं जो सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उसको देख करके सुधारने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। आपको कुछ कहना है? सीजी बॉक्स में पहली बार आ गया, इस तरीके से इंटरव्यू देने का मौका मिला, और कुछ ना कुछ करते रहेंगे ताकि सीजी बॉक्स वाले हमको फिर से बुलाएं। ऐसा मत करते रहिएगा जिससे बुलाना पड़े। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।